अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने कल पढ़ा था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, जवेरिया बताएं कहाँ पे होती है बेटा? ये किस पॉइंट पे, किस जगह पे होती है? जवेरिया बताएंगे। गुलनाज बताएं, कोई भी बताएं सर आप। जी जी बताएं। ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस रीजन पे, वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला रीजन जो है वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। ब्लड जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे फिल्ट्रेट होती है, उसको हम नाम देते हैं कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। और ये पहला प्रोसेस था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है बेटा वो है री एब्जॉर्प्शन का। री एब्जॉर्प्शन के बाद तीसरा प्रोसेस है पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशंस का। और चौथा प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं काउंटर करंट फ्लो का। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो आप देख सकते हैं। वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। फिल्ट्रेशन कैसे होती है पहले मैं एक फिगर आप दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम। पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशन, फिर उसके बाद काउंटर करंट फ्लो। ये चार प्रोसेस जो हैं दीज आर द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। कल एक फंक्शन पढ़ा था हमने, आज हमारे पास तीन और फंक्शंस हैं जो हो सकेंगे, वो उनको हम डिस्कस करेंगे आज जो है इस जगह पे। तो पहले हम देखते हैं कि पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से पहले ये चीज हम, सॉरी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। दिस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इस जगह पे मटेरियल्स एब्जॉर्ब होते हैं, सॉरी लेके आते हैं। इनको हम नाम देते हैं कि ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है। एफेरेंट आर्ट्रियोल की मदद से ब्लड नेफ्रॉन के कप की तरफ आता है और इस कप वाली जगह पे मटेरियल्स जो हैं फिल्ट्रेट में पास हो जाते हैं। अब ये मटेरियल जो फिल्ट्रेट में पास हो जाते हैं इस जगह पे, दिस इज नोन एज फिल्ट्रेट। नेफ्रॉन के, जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस वाले रीजन से क्रॉस करके मटेरियल जो है मूव करता है टूवर्ड्स द नेफ्रॉन ट्यूब। अब जो नेफ्रॉन ट्यूब की तरफ मटेरियल इस तरफ पास होके आया, अब इस मटेरियल को हम नाम देंगे कि ये फिल्ट्रेट है। अब जो आज हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इस फिल्ट्रेट से ब्लड के अंदर दोबारा चीजें कैसे एब्जॉर्ब हो। मीन्स जो चीजें फिल्ट्रेट में पास हो गई हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दौरान फिल्ट्रेट में चली गई हैं, मगर वो बॉडी के अंदर जरूरी भी है। तो ऐसी तमाम चीजें जो फिल्ट्रेट में गई हैं और फिल्ट्रेट से ब्लड की तरफ दोबारा उनको री एब्जॉर्बिशन का वर्ड हम यूज करते हैं, री एब्जॉर्प्शन का वर्ड यूज करते हैं। फिल्ट्रेट से ब्लड की तरफ जो मटेरियल एब्जॉर्ब होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज री एब्जॉर्प्शन। और ये जो री एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है कहाँ पे होता है, ये जो है नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स पे होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट पे भी होता है, डिसेंडिंग लिम्ब पे भी होता है, असेंडिंग लिम्ब पे भी होता है। डीसीटी वाला रीजन जो है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला रीजन भी जो है वहां पे भी ये पाया जाता है। आज हमें क्या पढ़ना है कि इस जगह पे दो चीजें दिखाई हैं। एक, फिल्ट्रेट से ब्लड की तरफ चीजें मूव हो रही हैं। जब फिल्ट्रेट से ब्लड की तरफ मूव हो रही हैं तो उसको हम नाम देते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अगर ब्लड से फिल्ट्रेट की तरफ कोई चीज जा रही है तो दिस इज नोन एज पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशन। पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशंस, अगर ब्लड से फिल्ट्रेट की तरफ कोई चीज पास हो तो दिस इज नोन एज पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशन। अगर ब्लड से, सॉरी, फिल्ट्रेट से ब्लड की तरफ कोई चीज एब्जॉर्ब हो तो उसको हम नाम देते हैं री एब्जॉर्प्शन। पहले हम इस चीज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक है कि पेरिट्यूबुलर सिक्रिएशन क्या और किस तरीके से है। इसमें से कोई चीज पूछनी है तो पूछ ले भले, कोई कुछ नहीं पूछना तो नेक्स्ट हम असल टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। पहले मैं नेफ्रॉन की फिगर बना देता हूँ
ताकि आपका आइडिया या आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाए। इस जगह पे हमारे पास जो है बेटा ये है नेफ्रॉन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज अ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का एक कप लाइक स्ट्रक्चर है और इस कप लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास इस जगह पे ये मौजूद है, दिस इज नोन एज, ये है प्रॉक्सिमल रीजन। प्रॉक्सिमल रीजन के बाद जो है हमारे पास एक और चीज है इस जगह पे, दिस इज नोन एज लूप ऑफ एनल। इस तरीके से दिस इज लूप ऑफ हैंडल वाली पोजीशन है ये मैं फिगर बना रहा हूं। अब आ रहे हैं हम उस चीज की तरफ जो हमें पढ़नी है। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोन एज ब्लड कैपिलरीज या ब्लड ट्यूब्यूल्स हैं। दिस इज नोन एज एफेरेंट आर्टरीओल कहा जाता है इसको। दिस इज नोन एज एफेरेंट आर्टरीओल कहा जाता है। और ये क्या बेटा, दिस इज नोन एज इफेरेंट आर्टरीओल का नाम दिया जाता है। दिस इज इफेरेंट आर्टरीओल। और इसको अगर हम थोड़ा सा दोबारा बना लें, इस जगह पे ये एक ट्यूब है, ये वाली इधर ला लें क्योंकि मुझे इससे ड्रा करना है। आप देखें बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज एफेरेंट आर्टरीओल। अब इस जगह पे जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इस जगह पे नॉर्मली मटेरियल्स जो हैं इस जगह पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इस तरीके से। दिस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और इसके अंदर जो केमिकल अवेलेबल है, दिस इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। दिस इज नोन एज अ फिल्ट्रेट कहा जाता है इसको। और ये जो फिल्ट्रेट है ये नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर अवेलेबल है। फिल्ट्रेट इज प्रेजेंट इन द ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन। फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के ट्यूब के अंदर अवेलेबल है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये जो ब्लड कैपिलरी एफरेंट आर्टरियोल है बेटा, ये एफरेंट आर्टरियोल आगे चलकर छोटी छोटी सी ट्यूब्स में डिवाइड होगा ऐसे, और ये इसको जो है सराउंड करेंगे ऐसे। और इसको हम नाम देते हैं कि दैट्स नोन एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इफेरेंट आर्टरियोल आगे चल के नंबर ऑफ छोटी छोटी सी कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और उन कैपिलरीज को हम नाम दे रहे हैं कि दैट आर नोन एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। दीज आर नोन एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहा जाता है इसको। दोबारा सुन लें, इफेरेंट आर्टरियोल आगे चल के छोटे छोटे से ट्यूब्स में डिवाइड होगा। उन छोटी छोटी सी ट्यूब्स को हम नाम देते हैं उन छोटी ट्यूब्स को हम नाम देते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो हैं दैट सराउंड दिस वन, ये जो कैपिलरीज हैं ये सराउंड कर रही हैं इसको। और इस जगह पे क्या मौजूद है, ये है स्पेशली फिल्ट्रेट। अब मटेरियल फिल्ट्रेट से ब्लड की तरफ एब्जॉर्ब होंगे, इस जगह पे एब्जॉर्प्शन होगी, और इस पॉइंट पे कुछ चीजें ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगी, और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं कि दिस इज नोन एज री एब्जॉर्प्शन। क्या क्या रीअब्सॉर्ब होंगे वो तो हम उस चीज की तरफ हम आ रहे हैं, मगर ये पूरा रीजन जो है दिस इज नोन एज पीसीटी। दिस वन इज नोन एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
और फिर उसके बाद यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं इस तरफ चली जाती हैं और ये इसको सराउंड करती हैं इसे। मगर याद रखेंगे कि ब्लड का जो डायरेक्शन है इस जगह पे अपोजिट रहेगा और इस तरीके से ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं इस तरफ ऐसे आ रही हैं। ब्लड कैपिलरीज को मैं डायरेक्शन दे रहा हूं कि ये ब्लड जो मूव कर रहा है इस तरफ जा रही है, इस तरफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसे, इस तरफ ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ब्लड का डायरेक्शन इस तरफ ऐसे है और ये ब्लड इस तरफ ऐसे मूव कर रही है। और फिर उसके बाद ये अगर मैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज को डेफिनेट इसको जो है ट्रम को मिटा दूं तो और भी इजी रहेगा हमारे लिए लिखने में। मैं तमाम चीज़ें मिटा रहा हूँ ये, फिर इनको वन बाय वन हम डिस्कस भी करते हैं कि ये क्या है। आप इस जगह पे ये जो है लूप ऑफ एनल से होती हुई ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ये सराउंड करेगी और इस जगह पे मौजूद है बेटा रीनल वीन के साथ ये जाकर जुड़ेंगी आगे चलकर। रीनल वीन दोबारा सुन लें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ग्लोमेरुलस रीजन पे या बोमेन कैप्सूल वाले रीजन पे। आप इस जगह पे मटेरियल्स में इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। दिस इज नोन एज अ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट से मटेरियल एब्जॉर्ब होंगे ब्लड के अंदर, ये इस जगह पे रीएब्जॉर्प्शन होगी और इस जगह पे भी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, इस जगह पे भी, और उसके बाद जो है इस जगह पे भी रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। मगर हर जगह पे अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब होंगी जो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इस जगह पे भी रीएब्जॉर्प्शन होगी, इस जगह पे भी रीएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से जो रीएब्जॉर्प्शन है वो स्टार्ट होगी पीसीटी वाले रीजन पे। दिस रीजन इज नोन एज अ डीसीटी, डीसीटी वाला रीजन है। दिस इज नोन एज अ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और दिस वन इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब है ये, एंड दिस वन इज नोन एज वाजा रेक्टा रीजन है ये। कल किसी ने पूछा भी था, वाजा रेक्टा रीजन है ये। और ये वाजा रेक्टा रीजन पे कैपिलरीज वाला टर्म हम यूज करते हैं, कैपिलरीज इस जगह पे अवेलेबल है। दिस इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये टर्म्स आप इस जगह पे याद रखें। अब हो क्या रहा है, आप इसके डायरेक्शन को भी देख रहे हैं, इस तरफ फिल्ट्रेट ऐसे जा रहा है और इसके अंदर फिल्ट्रेट जो है इस तरफ नीचे जा रहा है, ये फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है ऐसे। और फिल्ट्रेट और ब्लड का डायरेक्शन इस जगह पे हमेशा हमें अपोजिट नजर आता है, इन दिस वे, दिस वे। और लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसके अंदर यूरिन या यूरिन की फॉर्मेशन होगी। दिस इज अ यूरिन, दिस वन। दोबारा सुन लें, दोबारा आप समझने की कोशिश करें। इस जगह पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वाले रीजन पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी। फिर उसके बाद इस जगह से लेकर इतने तक तमाम चीजें जो हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये रीएब्जॉर्प्शन है। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैं लिख देता हूं, पहले आप इसको देख लें। इन दोनों टर्म्स को मैं लिख देता हूं दोबारा। पहले आप इस फिगर को देख लें कि ये वाला रीजन पीसीटी है, ये वाला रीजन डीसीटी है और ये वाला रीजन जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल है। दिस वन इज असेंडिंग लूप ऑफ एनल। इधर से लेकर इतने तक पीसीटी, इधर से लेकर इतने तक डीसीटी, ये जो है दिस इज नोन एज अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस वन इज असेंडिंग लिम्ब। और ये इधर से लेकर इतने तक पूरी स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कि ये लूप ऑफ हेनल है। दिस इज नोन एज अ लूप ऑफ हेनल का वर्ड यूज किया जाता है। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें भले। डीसीटी मैं लिख देता हूँ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मैं जब दूसरे उसमें आ रहा हूँ तो फिर लिख देता हूँ। अब इस जगह पे बेटा आप याद रखेंगे कि इस जगह पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, हम दो चीजें पढ़ रहे हैं इस जगह पे। एक फिल्ट्रेट का पाथवे है, फिल्ट्रेट जो है कहाँ जा रही है, फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से आ रही है किसके अंदर,
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी वाले रीजन पे, फिर जा रही है डिसेंडिंग लिम्ब पे, फिर डिसेंडिंग लिम्ब के बाद जो है वासा रेक्टा से होती हुई कहाँ जाएंगी, असेंडिंग लिम्ब में, फिर असेंडिंग से कहाँ जा रही है, डू टूवर्ड द डीसीटी। दिस इज फॉर द फिल्ट्रेट पाथवे। अगर हम ब्लड कैपिलरीज या ब्लड का पाथवे पढ़ें तो इफेरेंट आर्टरियोल से ये पीसीटी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद ये कवर करेंगे डीसीटी को, फिर डीसीटी से होती हुई आएंगी कहाँ पे, लूप ऑफ एनल पे, पहले आएंगी असेंडिंग लिम्ब को कवर करेंगी, फिर उसके बाद ये जाएंगी डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ, और इसी तरीके से इनका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ताकि आसानी से चीजों को रीएब्सॉर्ब किया जा सके। इसको देख लें, अगर किसी को क्वेश्चन है तो इसमें से पूछें, वरना मैं इसको मिटा दूं ताकि मैं कुछ टर्म्स लिख सकूं, रिटर्न में लिख सकूं। इसको मैं मिटा दूं इसको। बेटा किसी को भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लें, मैं इसके ऊपर डिटेल नोट आपको लिखवा रहा हूँ कि किस तरीके से हो रहा है, मगर ये मिटा दूंगा फिर उसके बाद ही हो पाएगा। सर जी बेटा। सर ब्लड और फिल्ट्रेट का डायरेक्शन पूरे प्रोसेस में अपोजिट रहता है। ये ऑलमोस्ट जो है फिल्ट्रेट का प्रॉक्सिमल से लेकर डिस्टल तक अपोजिट रहेगा। इस वजह से लास्ट में मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, काउंटर करंट फ्लो। चौथे नंबर पे लिखा था ना बेटा, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और दूसरा जो है हमने लिखा था जो है रीएब्सॉर्प्शन। तीसरा हमने पेरिटिबुलर सिक्रिएशन, चौथा है काउंटर करंट फ्लो। तो हमने पहला पढ़ा है, अब दूसरे पे हम चल रहे हैं, तीसरा भी हम पढ़ेंगे, चौथा भी हम पढ़ेंगे। अब देखें हमारे पास जो है बेटा, पहले हम आते हैं कि रीएब्सॉर्प्शन है क्या। फर्स्ट थिंग इज द रीएब्सॉर्प्शन। व्हाट इज द रीएब्सॉर्प्शन? रीएब्सॉर्प्शन हम किस चीज को कह रहे हैं? रीएब्सॉर्प्शन हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ filtered material from the blood। absorption of filtered material from the blood, या blood bracket में दे दें, absorption of filtered material from the filtrate to blood in nephron is known as रीएब्सॉर्प्शन। बेटा रीएब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन में फर्क है। रीएब्सॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर नेफ्रॉन में होती है, एब्सॉर्प्शन कहाँ पे होती है? सर विलाय में, डाइजेस्टिव सिस्टम, विलाय में, क्योंकि हम जब खाना डाइजेस्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम ब्लड में जा रहा होता है। रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड ने मटेरियल को किक आउट किया, मींस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड से मटेरियल अलग हो गए और दोबारा उसको ब्लड के साथ ऐड किया जा रहा है, तो इस वजह से हम टर्म यूज करते हैं कि दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सॉरी रीएब्सॉर्प्शन। रीएब्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? प्रॉक्सिमल रीजन से स्टार्ट हो रहा है और डिस्टल रीजन तक जाकर खत्म हो रहा है। फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल रीजन ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीटली पार्ट में जो भी मटेरियल ब्लड के अंदर जा रहा है उसको हम नाम देते हैं रीएब्सॉर्प्शन। तो रीएब्सॉर्प्शन क्या है? फिल्ट्रेट से ब्लड की तरफ दोबारा चीजों को धकेलना, दोबारा उन चीजों को वापस लेके आना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये फिल्ट्रेट है। लिख लें तो मैं इसको मिटा दूं। अब दोबारा देखें, मटेरियल्स रीएब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। रीएब्सॉर्प्शन में मटेरियल दोबारा रीएब्सॉर्ब होते हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये रीएब्सॉर्प्शन है। रीएब्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम पीसीटी एंड कंप्लीट एट डीसीटी वाला रीजन। और मैंने अभी नहीं लिखा पीसीटी क्या है।
पीसीटी हम कहते हैं बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल convoluted tubules. One is proximal convoluted tubule and other one is the distal convoluted tubule. Proximal and distal convoluted tubule का जो फुल फॉर्म है वो ये है कि पीसीटी और डीसीटी हम जनरली उसके लिए यूज करते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसका फुल फॉर्म है ये। अब रीएब्जॉर्प्शन की तरफ हम आते हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन किस चीज की, कहां पे और कैसे हो रही है बेटा? अगर हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करें हम कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल किस तरीके से हो रहा है, तो आप देखें मैं इस जगह पे लिख देता हूं कि रीएब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही है। रीएब्जॉर्प्शन हम अगर जेन्युइनली बात करें तो पीसीटी और डीसीटी रीजन पे जो मटेरियल एब्जॉर्ब होते हैं वो सेम होते हैं। पीसीटी और डीसीटी वाले रीजन पे जो मटेरियल एब्जॉर्ब होते हैं, री एब्जॉर्ब होते हैं, वो सेम होते हैं। अब मैं लिख देता हूं कि पीसीटी पे क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, दिस इज अ पीसीटी एंड अदर वन इज डीसीटी। री एब्जॉर्प्शन of amino acids या अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद जो है ग्लूकोज, or we can say the monosaccharides, water and few minerals भी एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। पीसीटी एंड डीसीटी वाला जो रीजन होता है हमारा, पीसीटी और डीसीटी वाला जो रीजन होता है हमारा, उसमें री एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं, उसमें ग्लूकोज और मोनोसेक्राइड्स जो हैं एब्जॉर्ब हो सकते हैं, वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, मगर वाटर की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी एब्जॉर्ब नहीं होती कि पूरा का पूरा ब्लड जो है नॉर्मली इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले। तो पहले एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कहाँ पे होगी, पीसीटी पे, फिर ब्लड कैपिलरीज कहाँ जाएंगी, डीसीटी पे, फिर उसके बाद जो है रीएब्जॉर्प्शन या एक और चीज इसको मिटा दूं मैं, इस जगह पे जो दूसरा पार्ट हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो है असेंडिंग लिम्ब। दैट्स नोन एज असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब पे जो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, असेंडिंग लिम्ब पे जो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, नॉर्मली जो असेंडिंग लिम्ब पे चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, असेंडिंग लिम्ब पे जो चीजें एब्जॉर्ब हो सकती हैं वो हैं एब्जॉर्प्शन या री एब्जॉर्प्शन। री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब हो सकते हैं। दिस इज impermeable to water. This is impermeable to water. दोबारा सुन लें, इस जगह पे री एब्जॉर्प्शन हो सकती है किस चीज की, तमाम सोडियम और क्लोराइड आयंस की एब्जॉर्प्शन हो सकती है असेंडिंग लिम्ब पे, जो ऊपर की तरफ जा रही है, नियर टू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। पीसीटी और डीसीटी वाले रीजन पे अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा या मोनोसेक्राइड्स एब्जॉर्ब होंगे, वाटर एब्जॉर्ब होंगे, मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे, वो तमाम चीजें ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब होती हैं, मगर वाटर की थोड़ी सी कम क्वांटिटी इधर एब्जॉर्ब होती है, कंप्लीटली वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता इधर। और असेंडिंग लिम्ब पे भी सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब, तो मीन्स नॉर्मली क्या होता है बेटा, सोडियम, क्लोराइड, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स,
अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, इनका एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि ब्लड को हाइपरटोनिक किया जाए। ब्लड को क्या किया जाए? हाइपरटोनिक किया जाए। जब ब्लड हाइपरटोनिक होगी तो अल्टीमेटली जब आगे डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल पे ब्लड आएगी, दैट कैन एब्जॉर्ब इजिली ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो नॉर्मली कोशिश की जाती है कि पीसीटी वाले रीजन पे, डीसीटी वाले रीजन पे, या उसके बाद असेंडिंग जो लिम्ब है उस रीजन पे ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट्स ब्लड के अंदर ऐड किए जाएं। जब ब्लड के अंदर बेटा सोल्यूट्स को ऐड किया जाता है तो ब्लड कैसी हो जाती है? अलीजा बताएं मुझे। जब ब्लड के अंदर मिनरल्स को ऐड किया जाता है, जब ब्लड के अंदर मिनरल्स को ऐड किया जाता है, साल्ट्स को ऐड किया जाता है, सोल्यूट्स को ऐड किया जाता है, तो बेटा ब्लड नॉर्मली हम देखें, जब ब्लड के अंदर सोल्यूट्स को ऐड किया जाता है, जब ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट्स हम किसी भी चीज के अंदर हम ऐड कर रहे होते हैं तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? जब किसी सोल्यूशन के अंदर हम सोल्यूट्स को ऐड कर रहे होते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक कहते हैं। मींस कंसंट्रेटेड सोल्यूट कहते हैं उसको। कंसंट्रेटेड जो सोल्यूशन है उसको हम कंसंट्रेटेड का नाम देते हैं। तो ये सोल्यूशन क्या हो जाती है? कंसंट्रेटेड हो जाती है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर इस जगह पे कोशिश की जा रही है कि पीसीटी रीजन पे, डीसीटी रीजन पे और असेंडिंग लूप ऑफ हेनल वाले रीजन पे, इन तीनों रीजन पे कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट्स ब्लड के अंदर डाले जाएं। जब ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट्स ऐड किए जाएंगे तो ब्लड बिकम मोर हाइपरटोनिक। जब ब्लड हाइपरटोनिक होती है तो बेटा उसकी कौन सी कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है? कोई बताया आप में से? जब ब्लड के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट्स ऐड करवा देंगे, चाहे वो पैसिवली ऐड कराए हों चाहे एक्टिवली हमने ऐड कराए हों, जब ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट्स को ऐड किया जाएगा तो ब्लड कैसी हो जाएगी? ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगी। जब ब्लड हाइपरटोनिक हो जाती है तो ब्लड की एक जुस्तजू या एक कोशिश बढ़ जाती है और वो है हाई टू एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स। मींस जो चीज सोल्यूट में जो हाइपरटोनिक होती है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है कि वो पानी को ज्यादा से ज्यादा अपने पास जज़ब करे। तो मींस ब्लड के अंदर जब पीसीटी वाला रीजन, डीसीटी वाला रीजन या असेंडिंग जो लिम्ब वाला रीजन है, इस जगह पे जब सोल्यूट्स को ब्लड के अंदर ऐड किया जाता है, जब इन चीजों को ब्लड के अंदर ऐड किया जाता है तो ब्लड जो है हाइपरटोनिक होना शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा ब्लड हाइपरटोनिक होगी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल पे, इतना ज्यादा पानी री एब्जॉर्ब कर पाएंगे। दोबारा समझ लें, जितनी ज्यादा ब्लड पीसीटी, डीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल पे, सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ एनल पे, असेंडिंग लूप ऑफ एनल तक ज्यादातर हाइपरटोनिक होके आएगी। मींस उसके अंदर ज्यादा सॉल्यूट्स अवेलेबल होंगे, तो इतना ज्यादा पानी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल पे री एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो इस वजह से ये जरूरी होता है कि अगर असेंडिंग लूप ऑफ एनल पे जो ब्लड अवेलेबल है उसके अंदर सोल्यूट्स की अवेलेबिलिटी है, मींस नॉर्मल सोडियम और क्लोराइड्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे पानी को एब्जॉर्ब न कराने का मतलब ये होता है ताकि सोडियम और क्लोराइड को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जा सके, सोडियम और क्लोराइड को ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर डिपॉजिट किया जा सके ताकि ब्लड और जो फिल्ट्रेट है उसमें डिफरेंस ज्यादा हो। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या मैंने भी आपको पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि डिफिजन डिपेंड ऑन द थ्री थिंग्स, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वन इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर जो है ज्यादा है तो जल्दी डिफ्यूजन होगी। और दूसरी चीज डिपेंड करती है बेटा साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की साइज जितनी छोटी इतना जल्दी डिफ्यूज होगी वो चीज। और तीसरी चीज है कि दो जो सॉल्यूशंस आप लें, दो जो चीजें आप लें उनमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इतने क्विक डिफ्यूजन होगी। जी बेटा, तो इस वजह से कोशिश की जाती है कि पीसीटी वाला रीजन, डीसीटी वाला रीजन और असेंडिंग लूप ऑफ हेनल वाला जो रीजन है, इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड के अंदर सॉल्यूट्स को ऐड किया जाए ताकि सॉल्यूट्स ज्यादा अगर ब्लड के अंदर जाते हैं तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनल पे ज्यादा से ज्यादा पानी को री एब्जॉर्ब कर सकेंगे।
तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज टोटली कंसर्न्ड विद द हाइपरटोनिसिटी ऑफ ब्लड। अगर ब्लड की हाइपरटोनिक कंडीशन ज्यादा हो जाती है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडल पे ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब हो पाएगा। अगर ब्लड के अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है और सोल्यूट ब्लड के अंदर कम अवेलेबल हैं तो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनल पे इतना कम पानी एब्जॉर्ब होगा। तो दैट टोटली डिपेंड ऑन व्हाट थिंग्स द हाइपरटोनिक कंडीशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड जितनी ज्यादा हाइपरटोन होगी इतना ज्यादा पानी ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्ब होगा। दोबारा सुन लें, जो पीसीटी वाला रीजन डीसीटी वाला रीजन है इस जगह पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस चीज की होती है, अमीनो एसिड्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, और उसके बाद जो है जो कुछ मिनरल्स हैं उनके, और उसके बाद इस जगह पे इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। जबकि असेंडिंग लिम्ब वाला जो रीजन है वहां पे सोडियम और क्लोराइड्स एब्जॉर्ब होते हैं। द वॉल ऑफ असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल फॉर द वाटर। वाटर इस जगह पे एब्जॉर्ब नहीं होते। इसको मिटा दूं, अगर किसी को लिखना है तो भले लिख दें। असेंडिंग के बाद आएगी डिसेंडिंग की बारी। ये मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ, फिर दोबारा इसको हम नेक्स्ट वीक में रिपीट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। इस जगह पे असेंडिंग के बाद एक और पार्ट भी है, दैट इज अ डिसेंडिंग लिम्ब। अब अगर हम डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ हम आते हैं तो इस जगह पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर हो सकता है, बट दिस इज इट इज impermeable for but it is impermeable for क्लोराइड या अदर सॉल्यूट्स, सबको मिला दें। क्या कहते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब की जो वाल है, मेम्ब्रेन है, वो परमिएबल है दो चीजों के लिए, सोडियम और वाटर के लिए, बट इट इज इम्परमिएबल फॉर सोल्यूट्स, अदर सोल्यूट्स। दूसरे जो सोल्यूट्स हैं वो इस जगह पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो इनको एब्जॉर्प्शन की और ज्यादा इतनी ज्यादा कंडीशन नहीं है। क्लियर? पूछ लें, इसमें कोई चीज पूछनी है, मगर मुझे दो चीजें और लिखनी है। इधर ये मिटा दूं तो दो चीजें और मुझे लिखनी है, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ मैं आ रहा हूं। इस जगह पे बेटा एक है पाथवे, फिल्ट्रेट पाथवे। आप कह दें कि फिल्ट्रेट कहां से गुजरेगा। फिल्ट्रेट का जो पाथवे है वो है फिल्ट्रेट पहले आएगा पीसीटी पे, फिर उसके बाद ये पहुंचेगा, पहले पीसीटी वाले रीजन पे, फिर उसके बाद इसका पाथवे है डिसेंडिंग लिम्ब पे, फिर डिसेंडिंग लिम्ब से वासा रेक्टा रीजन पे, फिर उसके बाद असेंडिंग लिम्ब पे, फिर असेंडिंग से डीसीटी की तरफ, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में ये चला जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन होगा। अब एक चीज और याद रखनी है बेटा आपको कि जो चीज डीसीटी वाले रीजन तक रीएब्जॉर्ब हो गई सो हो गई, डीसीटी के बाद जो मटेरियल बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में गिरेगा, उसको यूरिन कहेंगे। फ्रॉम प्रॉक्सिमल रीजन टू डिस्टल रीजन all parts of the nephron are responsible for the reabsorption of materials। तो तमाम चीजें जो ब्लड के अंदर रिक्वायर्ड हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। अगर डीसीटी वाले रीजन तक कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई तो डीसीटी वाले रीजन पे जो फिल्ट्रेट के अंदर मटेरियल बचेगा, फिल्ट्रेट नाउ चेंज इनटू द यूरिन। व्हेन फिल्ट्रेट पास फ्रॉम द डीसीटी टू कलेक्टिंग डक्ट, दैट फ्लूइड इज नोन एज द यूरिन। या हम कहते हैं कि ऐसा मटेरियल जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर गिरे
और डीसीटी तक या नेफ्रॉन के अंदर रीएब्जॉर्ब नहीं हो, ऐसे बचे हुए मटेरियल को, ऐसे जहरीले मटेरियल को, ऐसे अनवांटेड मटेरियल को हम नाम देते हैं कि ये यूरिन है। तो ये फिल्ट्रेट का जो पाथवे है, ग्लोमेरुलस से पीसीटी, पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्फ, वाजा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ यूरिन बन जाएगा। ये तो हो गया फिल्ट्रेट का, क्योंकि हमने दो चीजें पढ़ी हैं। ग्लोमेरुलस वाले रीजन पे ब्लड के दो चीजें हो गई, दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया फिल्ट्रेट का, फिल्ट्रेट का पाथवे ये है, और दूसरी चीज है ब्लड, जो ब्लड इफेरेंट आर्टरियोल में आई। इफेरेंट आर्टरियोल से कहाँ जा रही है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लड का पाथवे कैसे रहेगा, अराउंड द ब्लड कैपिलरी, अराउंड द नेफ्रॉन। आप देखें इस जगह पे ब्लड, अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, हम बात कर रहे हैं जो ब्लड नेफ्रॉन को सराउंड कर रही है। पहले इफेरेंट आर्टरियोल में ब्लड होगा, इफेरेंट आर्टरियोल से जाएगा पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की तरफ। अब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो हैं कैसे सराउंड कर रही हैं, दैट सराउंड द पीसीटी, ये सराउंड करेंगे उसको, उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। पीसीटी के बाद जो है बेटा आएगा हमारे पास डीसीटी, फिर डीसीटी से असेंडिंग लिम्ब, फिर असेंडिंग लिम्ब से वाज रेक्टा रीजन, फिर वाज रेक्टा से डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर उसके बाद ये आगे चल के रीनल वेन की तरफ चली जाएगी। तो ये है ब्लड का पाथवे। विन्यूल से होकर वेन्स में जाएगी, रीनल वेन में, विन्यूल से होकर रीनल वेन में जाएगी। छोटी वेन्स को हम विन्यूल्स कहते हैं। फिर ये विन्यूल्स कलेक्ट करके रीनल वेन को देंगी, फिर ये रीनल वेन देगी इंफीरियर वेने केवा को, फिर इंफीरियर वेने केवा ये ब्लड दे देगी हार्ट को, और इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो भले पूछ लें। एनी क्वेश्चन? किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो भले पूछ लें।